नमस्कार। आज हम एक बहुत खास यात्रा पर चल रहे हैं, परमहंस योगानंद की आंखों से। हमारे हाथ में है उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और उसका वो अध्याय जहां साल 1935 में वे महात्मा गांधी से मिलने वर्धा में उनके आश्रम पहुंचते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस मुलाकात की कहानी को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की तरह देखना मतलब वो हमारा मकसद नहीं है। सही बात है। हम तो एक योगी के नजरिए से उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें दुनिया महात्मा कहती थी। क्या वो सिद्धांत जिनके बारे में हम सबने पढ़ा है असल में उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थे? आश्रम अंदर से कैसा था? चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये मुलाकात इसलिए भी असाधारण है क्योंकि ये दो बहुत ही अलग आध्यात्मिक धाराओं का संगम है ना? हाँ। एक तरफ गांधी जी हैं, वो कर्म योग और अहिंसा के रास्ते पर हैं, मतलब समाज में, राजनीति में बदलाव लाना, यानी बाहरी दुनिया में काम करके सत्य को पाना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है योगानंद, जो क्रिया योग और ध्यान के मार्ग पर हैं, भीतर की दुनिया में उतरकर। हाँ। तो इन दोनों के बीच क्या बात होती है, ये देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तो कहानी शुरू होती है वर्धा स्टेशन से। योगानंद और उनके साथी जब ट्रेन से उतरते हैं तो गांधी जी के सचिव महादेव देसाई खादी की मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। अच्छा। फिर वो धूल और गर्मी से दूर एक बैलगाड़ी और फिर एक कार से आश्रम पहुंचते हैं। और योगानंद जिस माहौल का वर्णन करते हैं वो मतलब बेहद सादा है। और फिर वो पल आता है। एक लिखने वाले कमरे में जमीन पर पालथी मारे बैठे हैं महात्मा गांधी, एक हाथ में कलम और चेहरे पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कान। और उस दिन वो बोल नहीं सकते थे। हाँ, उस दिन उनका साप्ताहिक मौन व्रत था। तो उन्होंने बस कागज के एक टुकड़े पर हिंदी में लिखा, आपका स्वागत है। और यहीं पर पहली दिलचस्प बात सामने आती है, गांधी जी का मौन व्रत। हाँ, ये क्यों रखते थे वो? देखिए, योगानंद के लेख में गांधी जी बाद में बताते हैं कि शुरू में उन्होंने ये सिर्फ इसलिए शुरू किया था ताकि उन्हें खत लिखने और काम करने के लिए, मतलब बिना किसी रुकावट के समय मिल सके। अच्छा, एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल वजह। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे ये उनके लिए एक अहम आध्यात्मिक जरूरत बन गया। कमाल है, मतलब कैसे एक आम सी आदत एक गहरी साधना में बदल गई। हाँ, यही तो खासियत थी। और योगानंद गांधी जी के शरीर का भी वर्णन करते हैं। कहते हैं सिर्फ 100 पाउंड यानी करीब 45 किलो का दुबला पतला शरीर, लेकिन उनके चेहरे और आंखों में एक असाधारण चमक थी, एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का तेज। सही बात। वो कहते हैं कि गांधी जी सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे और ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि भारत के उन करोड़ों गरीबों के साथ एक होने का प्रतीक था जो उससे ज्यादा कुछ पहन ही नहीं सकते थे। और ये सादगी सिर्फ गांधी जी तक ही नहीं थी, है ना? नहीं, पूरे आश्रम में फैली रही थी। मेहमानों के कमरों में बस एक रस्सी की चारपाई, रसोई में एक तरफ नल और दूसरी तरफ खाना पकाने के लिए अलाव, चारों तरफ मतलब कौएं, गौरैयों और मवेशियों की प्राकृतिक आवाजें। ये सादगी असल में गांधी जी के दर्शन का केंद्र बिंदु थे। अच्छा। उनके जो अनुयायी थे, सत्याग्रही, उन्हें 11 व्रत लेने होते थे और उनमें से एक था अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना। बिल्कुल। महादेव देसाई में योगानंद के एक साथी की डायरी में इन व्रतों को लिखा भी था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। एक मिनट, इन व्रतों को सिर्फ एक लिस्ट की तरह देख लेना शायद काफी नहीं होगा। जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं, जैसे निर्भयता यानी फियरलेसनेस और दूसरी तरफ अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, तो एक तनाव सा महसूस होता है। बिल्कुल। गांधी जी के लिए इन दोनों में संतुलन बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर जब वो एक इतने बड़े साम्राज्य का सामना कर रहे थे। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। यही तो गांधी जी के दर्शन की जटिलता और खूबसूरती है। उनके लिए निर्भयता का मतलब हिंसा करने की आजादी नहीं था, बल्कि निर्भयता का मतलब था मन से डर को पूरी तरह निकाल देना। अच्छा। ताकि आप बिना डरे पूरी दृढ़ता से अहिंसा पर टिके रह सकें। एक हिंसक आदमी भी बहादुर दिख सकता है। बिल्कुल। लेकिन गांधी जी के लिए असली निर्भयता वो थी जब आप मार खाने के लिए तैयार हों, मरने के लिए तैयार हों, लेकिन अपने सिद्धांत से ना हटें। बिल्कुल। इन दोनों व्रतों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखना होगा। अब समझ में आया, ये सिद्धांत सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, और इसका सबसे बड़ा सबूत शायद आश्रम के भोजन में मिलता है। हाँ। योगानंद बताते हैं कि खाने के समय गांधी जी और करीब 25 सत्याग्रही जमीन पर बैठे थे। सादा सा खाना खा, घी लगी चपातियां, उबली सब्जियां, नींबू का अचार। और यहीं पर वो छोटी सी घटना होती है जो गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व को
मतलब सामने रख देती है। कौन सी? गांधी जी की थाली में कड़वे नीम के पत्तों का एक बड़ा गोला रखा था। अच्छा, जो खून साफ करने के लिए जाना जाता है। हाँ, उन्होंने उसमें से एक हिस्सा चम्मच से निकाला और योगानंद की थाली में रख दिया। योगानंद लिखते हैं कि उन्होंने तो उसे जैसे तैसे पानी के साथ निगल लिया। हाँ। लेकिन गांधी जी उसे ऐसे स्वाद ले लेकर खा रहे थे जैसे वो कोई मिठाई हो। ये सोचना भी कमाल है। एक तरफ देश की आजादी जैसी बड़ी लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ गांधी जी अपनी थाली में रखी नीम की कड़वी पत्तियों पर विजय पा रहे हैं। शायद उनके लिए ये दोनों लड़ाइयां एक ही थीं, एक बाहर की और एक भीतर की। क्या इसे सिर्फ अस्वाद यानी स्वाद पर नियंत्रण कहना काफी है? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ जीभ पर नियंत्रण नहीं था, ये मन पर नियंत्रण था। सही बात है। योगानंद ने भी यही लिखा कि इस छोटी सी घटना में उन्होंने गांधी जी की अपनी इंद्रियों से मन को पूरी तरह अलग करने की अद्भुत क्षमता देखी। ये अस्वाद व्रत का एक जीता जागता उदाहरण था। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं था, यह उनकी अपनी साधना का हिस्सा था। और आश्रम में ये समर्पण सिर्फ गांधी जी तक ही सीमित नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके अनुयायी भी असाधारण थे। जैसे मीराबाई, जिनका जिक्र योगानंद करते हैं। मेडलिन स्लेड, एक बड़े अंग्रेज एडमिरल की बेटी। उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया था। मीराबाई और उनके साथी रोज सुबह 5 बजे पास के गांव में जाते थे और सिर्फ भाषण देने नहीं, बल्कि ग्रामीणों को सफाई सिखाने के लिए उनके शौचालय और झोपड़ियां खुद साफ करते थे। हाँ, और उन्होंने योगानंद से कहा भी, ग्रामीण अनपढ़ हैं, उन्हें सिर्फ उदाहरण देकर ही शिक्षित किया जा सकता है। बात छोटी सी है, लेकिन इसमें एक पूरा दर्शन छिपा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक उच्च घराने की अंग्रेज महिला वो काम कर रही थी जिसे उस समय का भारतीय समाज केवल अछूत माने जाने वाले लोगों का काम समझता था। सही। ये गांधी जी के अस्पृश्यता से मुक्ति के व्रत का सीधा प्रतिबिंब था। ये दिखाता है कि गांधी जी का प्रभाव जाति, वर्ग और राष्ट्रीयता की सारी सीमाओं को तोड़ चुका था। और मीराबाई जैसे विदेशी अनुयायियों का समर्पण तो था ही, लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों की असली परीक्षा तो उनके सबसे करीबी रिश्तों में होती होगी। बिल्कुल। और कोई भी रिश्ता उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ उनके रिश्ते से ज्यादा जटिल और गहरा नहीं था। हाँ। और योगानंद इससे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं जो गांधी जी के सिद्धांतों की कठोरता को दिखाता है। कौन से किस्सा? कस्तूरबा आश्रम के सार्वजनिक धन की कोषाध्यक्ष थीं। एक बार उनसे 4 रुपए का हिसाब गड़बड़ा गया। अच्छा। गांधी जी ने आश्रम के सार्वजनिक ऑडिट में इस 4 रुपए की गड़बड़ी का बाकायदा जिक्र किया और उसे रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। ये सुनना भी अजीब लगता है। योगानंद बताते हैं कि जब उन्होंने ये कहानी अमेरिका में सुनाई तो एक महिला ने कहा, हाँ, कि महात्मा हो या कोई और, अगर वो मेरे पति होते तो मैं ऐसी सार्वजनिक बेइज्जती के लिए उन्हें एक घूंसा मारती। और ये प्रतिक्रिया समझना बहुत आसान है। आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसीलिए योगानंद इस कहानी को सुनाते हैं। यह हमें दिखाता है कि हम गांधी और कस्तूरबा के रिश्ते को आज के पति पत्नी के चश्मे से नहीं देख सकते। उनका ढांचा ही अलग था। हाँ, गुरु और शिष्य का। योगानंद समझाते हैं कि कस्तूरबा गांधी जी को अपने पति के रूप में नहीं बल्कि अपने गुरु के रूप में देखती थी। अच्छा। और गुरु को अपनी छोटी से छोटी गलती के लिए भी उन्हें अनुशासित करने का अधिकार था। ये संबंधों और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। सही बात है। खैर, रात 8 बजे गांधी जी का मौन टूटा और फिर सीधी बातचीत शुरू हुई। योगानंद ने पहला सवाल ही अहिंसा की परिभाषा पर पूछा। गांधी जी ने जवाब दिया, सोच या कर्म में किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचना। बहुत सीधी परिभाषा। हाँ, लेकिन इस पर योगानंद ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा जो शायद हम सबके मन में आता है। क्या? उन्होंने पूछा, लेकिन क्या एक बच्चे को बचाने के लिए एक जहरीले कोबरा को नहीं मारा जा सकता? और गांधी जी का जवाब सच में हैरान करने वाला था। हाँ, उन्होंने कहा, मैं कोबरा को बिना अपने 2 व्रतों निर्भयता और अहिंसा को तोड़े नहीं मार सकता। मतलब? उन्होंने कहा, मैं तो प्रेम के स्पंदनों से सांप को शांत करने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने मानकों को कम नहीं कर सकता। 1 मिनट, गांधी जी का ये जवाब कि वो सांप को प्रेम से शांत करने की कोशिश करेंगे, क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? एक तरफ एक बच्चे की जान है, दूसरी तरफ एक आदर्श। बिल्कुल मुश्किल है, और गांधी जी के जानते थे। उनके जवाब का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है वो इसकी ठीक बाद आता है। उन्होंने तुरंत अपनी ईमानदारी दिखाते हुए कहा, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि अगर मेरे सामने अभी एक कोबरा होता तो मैं ये बातचीत इतनी शांति से नहीं कर पाता। ओह। या उनके आदर्शवाद के साथ साथ उनकी गहरी आत्म जागरूकता को भी दिखाता है। वो जानते थे कि आदर्श क्या है और ये भी जानते थे कि उस आदर्श तक पहुंचना कितना मुश्किल है।
वो एक संत की तरह उपदेश नहीं दे रहे थे। नहीं, बल्कि एक साधक की तरह अपनी सीमाओं को स्वीकार कर रहे थे। बातचीत आहार पर भी हुई और वहां भी गांधी जी का यही लचीलापन और विवेक सामने आया। हाँ, वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स वाला किस्सा। हाँ, उन्होंने अपनी बीमार बहू को अंडे खाने की इजाजत दे दी थी, जब एक डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि उनमें जीवन नहीं होता, जबकि वो खुद कभी अंडे नहीं खाते थे। जो उनकी उस कट्टरपंथी छवि को तोड़ता है जो कई बार बना दी जाती है। सही बात है। बिल्कुल, उनका लक्ष्य आध्यात्मिक था, लेकिन उनके तरीके विवेकपूर्ण थे। नियम इंसान के लिए थे, इंसान नियम के लिए नहीं। लेकिन इस पूरी मुलाकात का जो सबसे अहम और शायद सबसे आश्चर्यजनक पल था, वो कुछ और ही था। वो था जब गांधी जी ने योगानंद से क्रिया योग सीखने की इच्छा जताई। ये पढ़कर मैं भी चौंक गई थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्षण था। अपने समय का इतना बड़ा नेता जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते थे, वो योगानंद से एक शिष्य की तरह कुछ सीखना चाहता था। ये इस मुलाकात का शिखर है। सोचिए, गांधी जी जो कर्म योग के प्रतीक हैं, वो योगानंद के ध्यान और आंतरिक ऊर्जा के मार्ग यानी क्रिया योग को सीखने के लिए तैयार हैं। ये दिखाता है कि गांधी जी के लिए सत्य की खोज किसी एक रास्ते तक सीमित नहीं थी। वो हमेशा एक शिष्य बने रहे। बिल्कुल, ये सभी धर्मों के लिए समान सम्मान वाले उनके व्रत का सबसे बड़ा सबूत था। वो सिर्फ दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते थे, बल्कि उनसे सीखने के लिए भी तैयार थे। क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि उन्हें अपने रास्ते में, मतलब कर्मयोग में, किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी? मुझे लगता है कि वो अपने रास्ते को छोड़ नहीं रहे थे, बल्कि उसे और समृद्ध कर रहे थे। अच्छा। वो शायद ये समझते थे कि बाहरी दुनिया में अहिंसा का पालन करने के लिए मन की आंतरिक शांति और स्थिरता कितनी जरूरी है, और क्रिया योग उसी आंतरिक स्थिरता को पाने का एक शक्तिशाली जरिया है। तो वो अपने बाहरी कर्म को अपने आंतरिक ध्यान से जोड़ना चाहते थे। हाँ, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन की तलाश थी। तो वर्धा की इस यात्रा से कुल मिला के क्या तस्वीर उभरती है? मेरे लिए तो यही कि गांधी जी का दर्शन सिर्फ भाषणों या किताबों तक सीमित नहीं था। यह उनके आश्रम की हवा में घुला हुआ था, उनके भोजन में, उनकी दिनचर्या में, उनके रिश्तों में, उनकी सेवा में। वो इंसान अपने संदेश से 1 इंच भी अलग नहीं था। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हाँ, ये कहावत यहाँ सचमुच जीती हुई दिखती है। और ये संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं, योगानंद के लेख में बताया गया है कि गांधी जी अहिंसा को निष्क्रियता या कायरता नहीं, बल्कि एक विज्ञान मानते थे। उनका मानना था कि ये बिजली जैसी प्राकृतिक शक्तियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा। वो इसे एक ऐसी सैन्य कला कहते थे जिसके लिए एक सैनिक की तरह कड़े अनुशासन और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। और उनका राष्ट्रवाद भी संकीर्ण नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो कहते थे मेरा देश प्रेम मानवता की सेवा से अलग नहीं है। और अंत में एक विचार जो योगानंद ने हमें दिया है, गांधी जी के ही शब्दों में। गांधी जी कहते हैं, अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें इतिहास को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि नया इतिहास बनाना चाहिए। और फिर वो सवाल पूछते हैं, हाँ, क्या अपवादों को इतना बढ़ाना असंभव है कि वे नियम बन जाए? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है ना? हाँ। और शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ। एक ऐसी दुनिया में जो आज भी बल और हिंसा पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, गांधी जैसे अपवाद को या अहिंसा और सत्य जैसे सिद्धांतों को हमारे अपने जीवन और समाजों में एक अपवाद के बजाय नियम बनाने के लिए क्या करना होगा? ये विचार हमें इस गहरी चर्चा के बाद भी सोचने के लिए अकेला छोड़ जाता है।